Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with creating an inclusive school. और आज हम इस सब्जेक्ट के अंदर बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है शिक्षण अधिगम रणनीतियां, यानी शिक्षा और अधिगम से रिलेटेड जो एक टीचिंग और लर्निंग होती है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं। सामाजिक अधिगम, साथी प्रणाली एवं विचारशील शिक्षण, यानी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, मतलब शिक्षण अधिगम में क्या क्या स्ट्रेटजीज या टीचिंग लर्निंग में क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, जिसके अंदर हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सोशल लर्निंग यानी सामाजिक अधिगम, बडी सिस्टम और रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो इन 3 चीजों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे और ये हमारी चल रही है 4th यूनिट, जिसके अंदर आप ये सेकेंड लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। आई होप आपको लास्ट 3 यूनिट्स समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी वीडियो। तो इसके अंदर हमने देख लिया कि हमारा टाइटल क्या है और इसके अंदर सबसे पहला हम देखेंगे सोशल लर्निंग यानी सामाजिक अधिगम क्या होता है। सामाजिक अधिगम लर्निंग, सोशल लर्निंग, तो इसके अंदर है सामाजिक अधिगम सामाजिक वातावरण में, यानी जो सामाजिक अधिगम है वो सामाजिक वातावरण में सीखने की एक विधि है, यानी एक टेक्निक है सीखने की क्या, लर्निंग करने की, किसी भी चीज को सीखने की। आगे क्या है, इस विधि के प्रक्रम में कम से कम 2 व्यक्ति, एक अनुकरणकर्ता यानी इमिटेटर तथा दूसरा दीक्षक यानी इनिटेटर, ये 2 लोग होते हैं इसके अंदर। और उसमें क्या होती है, अंतर क्रिया की प्रक्रिया से गुजरते हैं, यानी अंतर क्रिया की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है उससे गुजरते हैं। यह एक प्रकार से निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन से सीखने की कला है कि आप समाज में रह रहे हैं तो आप किसी चीज को ऑब्जर्व करके उससे सीखते हैं, क्योंकि सीखने वाला दीक्षक के व्यवहार का, यानी जो सीखने वाला है, जो दीक्षक है, उसके व्यवहार का प्रेक्षण करके किसी क्रिया काम को करना सीखता है। तो बेसिकली इसमें क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर आप स्टार्टिंग से एक लाइफ का जब बिगनिंग होता है, जब किसी बच्चे का बॉर्न होता है, तो वो अपने समाज में ही रहता है, अपने परिवार में ही रहता है और वहीं से सारी चीजें स्टार्टिंग से सीखना शुरू करता है, यानी उसकी सोशल लर्निंग होती है। समाज में रहकर समाज के रीति रिवाज, समाज के नीति नियम, ये सारी चीजें वो देखता है, दूसरों के बिहेवियर को देखता है कि किसका किस प्रकार से कैसा बिहेवियर है, उसको कौन सा बिहेवियर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये चीजें वो समाज से ही सीखता है और उसको ऑब्जर्व करता है। आगे है इसमें सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक जो है वो है अल्बर्ट बंदूरा, यानी सामाजिक अधिगम यानी सोशल एक तरीके से लर्निंग होती है, जो हमारी होती है टीचिंग और लर्निंग, उसके सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक जो है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक यानी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंदूरा, जिनकी थ्योरी हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी है। आगे जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर अभी कर रहे हैं उनके लिए सेकंड सेमेस्टर में ये थ्योरी अल्बर्ट बंदूरा की पढ़ाई जाएगी। और फिलहाल ये चल रहा है हमारा 4th सेमेस्टर में जो बच्चे हैं वो पहले इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो अल्बर्ट बंदूरा 1963 माने जाते हैं। तो ये जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है किसका दिया गया है, अल्बर्ट बंदूरा का, यानी 1963 में अल्बर्ट बंदूरा जो थे इनका बॉर्न हुआ था और ये इनकी थ्योरी है। आगे है बंदूरा लिखते हैं, बंदूरा के हिसाब से क्या है ये थ्योरी, बंदूरा लिखते हैं, हम वातावरण के उद्दीपकों को अंधाधुंध रूप से नहीं दोहराते, बल्कि हम उनमें से कुछ एक उद्दीपकों का अपने निर्णय पूर्ण अनुभव, यानी निर्णय जो एक डिसीजन होता है, पूर्ण अनुभव यानी जो पूरा फुल एक्सपीरियंस होता है, तथा सूझ के आधार पर, मतलब जो सोच समझ है उसके आधार पर चुनाव करते हैं। कई बार हम इन्हें प्रतिनिधि मूलक यानी विकेरियस अथवा निरीक्षण के परिणाम स्वरूप सीखते हैं। आगे क्या है, जब हम उनके व्यवहार की नकल करते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। तो ये थ्योरी थी अल्बर्ट बंडूरा की और ये हमने पहले भी पढ़ी है। तो आई होप आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा था। आगे हम देखेंगे इसके अंदर सामाजिक अधिगम की मूलभूत मान्यता, यानी जो सोशल लर्निंग है उसकी मूलभूत मान्यताएं हैं, जो अजम्पशन है वो क्या है, बेसिक अजम्पशन ऑफ सोशल लर्निंग।
तो इसके अंदर फर्स्ट हम देखेंगे व्यक्ति निरीक्षण से सीख सकता है, यानी जो निरीक्षण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, उससे व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। सेकंड है सीखने के लिए अधिगमकर्ता की मानसिक दशा जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, कि मानसिक स्थिति उसकी कैसी है, उसका आईक्यू कितना है। नेक्स्ट है थर्ड हमारा इसके अंदर, ये आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार से सीखा गया व्यवहारकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन लाए, मतलब किसी भी प्रकार से अगर कोई चीज सीखी जा रही है तो जरूरी नहीं है कि वो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाए। फोर्थ है इसके अंदर, सीखना आवश्यक रूप से पुनर्बलन री एनफोर्समेंट पर निर्भर नहीं होता, मतलब जो एक पुनर्बलन होता है उस पर ही सीखना निर्भर नहीं होता। फिफ्थ है इसके अंदर, प्रतिरूपण सीखने की एक बचतपूर्ण तथा उपयोगी प्रविधि है, विशेष रूप से छोटे बालकों के लिए, मतलब जो प्रतिरूपण सीखने की एक बचतपूर्ण तथा उपयोगी प्रविधि है वो किसके लिए है, विशेष रूप से छोटे बालकों के लिए। तो ये थे इसके बेसिक अजम्पशन, यानी सामाजिक अधिगम की मूलभूत मान्यताएं। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक अधिगम का महत्व, यानी जो असामाजिक सोशल लर्निंग होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट है इसके अंदर हमारा नए व्यवहारों को सीखने का सरल तरीका। जो सामाजिक लर्निंग है, एक तरीके से सोशल लर्निंग है, वो क्या है, नए व्यवहारों को यानी न्यू बिहेवियर्स को सीखने का सरल तरीका है। सेकंड है इसके अंदर हमारा व्यवहार के समान प्रतिमान सीखने में सहायक होता है, मतलब जो व्यवहार है, व्यवहार के सीखने प्रतिमान, यानी जो प्रतिमान पैराडिग्म शिफ्ट होता है वो उसको सीखने में सहायक होता है। थर्ड है इसमें वांछित व्यवहार के लिए प्रोत्साहन, यानी जो वांछित व्यवहार होता है उसके लिए ये प्रोत्साहन देता है, यानी एनकरेज करता है। फोर्थ है इसके अंदर हमारा एक अच्छी चिकित्सीय प्रविधि होती है। ये क्या होती है, एक अच्छी चिकित्सीय प्रविधि होती है। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा जटिल कौशलों को सीखने का एक प्रभावपूर्ण साधन, मतलब जो जटिल कौशल होते हैं, जटिल स्किल्स होती हैं, उनको सीखने का एक प्रभावपूर्ण साधन है। सिक्स है इसके अंदर समाज समर्थक, यानी समाज का एक समर्थक है, क्या, सामाजिक अधिगम। सेवंथ है इसमें यौन रूढ़ियों का सीखना, यानी जो यौन रूढ़ियां होती हैं, स्टीरियोटाइप्स होती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, उनको सीखना। आगे है एट्थ उपलब्धि अभिप्रेरणा, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा को सोशल लर्निंग जो है उससे सीखा जा सकता है, तो ये भी इसका एक महत्व है। नाइन्थ है इसके अंदर हमारा निषेधात्मक भावात्मकता, यानी निषेधात्मकता होती है इसमें और भावनात्मकता होती है। टेंथ है इसके अंदर हमारा अधिगम प्रक्रिया में सरलता, यानी जो प्रक्रिया होती है अधिगम प्रक्रिया उसमें सरलता होती है। ये इसके कुछ महत्व है, कुछ इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा साथी प्रणाली, यानी बडी सिस्टम। हमने अभी पढ़ा सोशल लर्निंग, अब हम इसमें देखेंगे बडी सिस्टम। बडी सिस्टम साथी प्रणाली क्या होता है, इसमें देखेंगे आगे। समावेशी शिक्षण पद्धति, जो समावेशी शिक्षण पद्धति होती है उसकी एक विशेषता यह है कि इसमें सक्षम बालक जो होता है, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, सक्षम बालक को अपने अक्षम साथियों, जो असक्षम साथी होते हैं, जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं कक्षा में, उनको समझने में, उनसे मित्रता करने तथा साथी प्रणाली बडी सिस्टम का प्रयोग इस दिशा में किया गया एक ऐसा ही प्रयत्न है। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरीके से जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ मित्रता करते हैं, उनके साथ एक बडी सिस्टम का जो है प्रयत्न करते हैं, बडी सिस्टम बनाने का प्रयत्न करते हैं, यानी साथी प्रणाली, या उनसे मित्रता करते हैं। आगे इसके अंदर इस प्रणाली के अंतर्गत सक्षम बालक अपने असमर्थी बालकों की पढ़ाई लिखाई तथा विद्यालय की दूसरी क्रियाओं में उनकी सहायता करते हैं, यानी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर वो क्या करते हैं, असमर्थी जो बालक होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई तथा विद्यालय की दूसरी क्रियाओं में उनकी सहायता करते हैं। तो ये होता है बडी सिस्टम का मेन अर्थ। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे बडी साथी के दायित्व, यानी जो बडी है, साथी है, उसके दायित्व क्या क्या है। तो फर्स्ट है इसके अंदर साथी से अभिप्राय समान, मतलब किसी भी प्रकार के, मतलब उसके कितने भी साथी हों लेकिन उनसे अभिप्राय जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। सेकंड है इसमें प्रत्येक का समान, मतलब हर साथी का, हर बडी का एक सम्मान होना चाहिए उसके मन में। थर्ड है इसके अंदर सच्ची मित्रता का विकास। इससे क्या होता है, सच्ची मित्रता का, यानी एक ट्रुथ जो होती है, ट्रुथनेस होती है फ्रेंडशिप में,
उसका विकास, उसका डेवलपमेंट होता है। फोर्थ है इसके अंदर आदर्श भूमिका निभाना, यानी जो आदर्श भूमिका है, आदर्श एक रोल है उसका, उसको निभाना। फिफ्थ है इसमें गोपनीयता का पालन करना, मतलब कोई भी प्राइवेसी है अपने फ्रेंड की, अपने साथी की, तो उसका पालन करना। सिक्स्थ है इसमें अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना, मतलब अगर उसका कोई एक्सपीरियंस है तो वो दूसरों के साथ भी उसको शेयर करे। सेवेंथ है इसमें समस्याओं के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन, यानी जो समस्याएं होती हैं उसमें शिक्षक जो होता है वो एक मार्गदर्शन देता है उसमें। एट्थ है इसके अंदर स्कूली कार्य में सहायता करना, यानी जो स्कूल के कार्य होते हैं, होमवर्क या क्लास वर्क होता है या कोई अदर एक्टिविटी होती है, उसमें बड़ी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो ये होते हैं बडीज के दायित्व। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर साथी प्रणाली के लाभ, यानी जो साथी प्रणाली है, बड़ी सिस्टम है, इसके लाभ क्या क्या हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा स्वयं मूल्यांकन में वृद्धि, यानी जो स्वयं मूल्यांकन होता है, सेल्फ इवेल्युएशन होता है, उसमें वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ होता है। सेकंड है विभिन्नता का सम्मान करना, यानी जो विभिन्नता है इसके अंदर, डाइवर्सिटी है, उसका सम्मान करना, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी बेस का हो। थर्ड है इसके अंदर सामाजिक कौशलों को सीखना, यानी जो सोशल स्किल्स होती हैं उनको सीखना। फोर्थ है इसके अंदर शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि, यानी जो शैक्षिक निष्पादन है उसके अंदर वृद्धि होनी चाहिए। फिफ्थ है इसमें विषय का गहन बोध, जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसका गहन बोध होना चाहिए। सिक्स्थ है इसके अंदर सकारात्मक कौशलों को सीखना, यानी जो पॉजिटिव स्किल्स होती हैं उनको सीखना। सेवेंथ है इसके अंदर एक का एक को समर्थन, मतलब कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसका दूसरे इंडिविजुअल के लिए समर्थन होना चाहिए। तो ये थे साथी प्रणाली के लाभ, यानी बड़ी सिस्टम के लाभ। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें विचारशील शिक्षण यानी रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है इस टॉपिक का, जिसके अंदर हमने पहले सोशल लर्निंग पढ़ा, फिर बड़ी सिस्टम पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर विचारशील शिक्षण। तो ये हमारा एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इन तीनों के लाभ हानि और इनके दायित्व या इनका किस तरह से शिक्षा में एक योगदान है, इन चीजों के बारे में आप 4-4, 5-5 पॉइंट्स हर पॉइंट के अंदर लिख के एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं विचारशील शिक्षण यानी रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है। मनन, मनन किसको कहते हैं? रिफ्लेक्शन को। मनन अथवा विमर्श चिंतन का एक प्रकार है, मतलब मनन और विमर्श क्या है? चिंतन का एक प्रकार है। यह उच्च मानसिक प्रक्रियाओं, जो उच्च मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, हायर मेंटल प्रोसेस होती है, जैसे तर्क यानी लॉजिक देना किसी चीज के लिए, कल्पना करना यानी कुछ भी इमेजिन करना, तथा सृजनशीलता जो एक क्रिएटिविटी होती है आदि जैसे एक भाग हैं, जिनमें व्यक्ति अपने सम्मुख प्रस्तुत घटक या समस्या अथवा कार्य के संबंध में वैचारिक मंथन करता है, एक चिंतन करता है या एक विचार करता है। आगे है इसके अंदर अधिगम शिक्षण में मनन का विशेष महत्व है, यानी जो टीचिंग लर्निंग है उसके अंदर जो मनन है या रिफ्लेक्शन है उसका एक विशेष महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है। ये जो शिक्षार्थी है, यह शिक्षार्थी एवं शिक्षक यानी जो स्टूडेंट है और टीचर है, उन दोनों के लिए ही उपयोगी है यानी यूजफुल है, क्योंकि इससे वे अपने अपने ढंग से सीखने तथा शिक्षण कार्य संबंधी पुनर्विचार विश्लेषण करते हैं। क्योंकि जो विचारशील शिक्षण है वो क्या है? बेसिकली कि आपको अपने दिमाग को उसके अंदर यूज करना है, अच्छे तरीके से उसको एक इफेक्टिव टीचिंग बनाना है, या अगर टीचर स्टूडेंट्स के लिए देखें तो वो भी लर्निंग इफेक्टिवली कर सकते हैं, जिसका एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। तो इसमें है, इससे वे अपने अपने ढंग से सीखने तथा शिक्षण कार्य संबंधी पुनर्विचार विश्लेषण करते हैं तथा आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इसके अंदर विचारशील शिक्षण जो होता है एवं समावेशी कक्षा कक्ष, जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है और इंक्लूसिव क्लासरूम है, ये आपस में कैसे इंटरकनेक्ट हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि विचारशील शिक्षण में वह बालकों को सीखने की विभिन्न स्थितियों समस्याओं की जानकारी दे, यानी जो शिक्षक है उसको क्या चाहिए, उसको क्या करना चाहिए कि जो विचारशील शिक्षण है, एक रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, उसमें वह बालकों को सीखने की विभिन्न स्थिति यानी अलग अलग स्टेप्स सीखने के या अलग अलग तरीके, समस्याओं की जानकारी दें। आगे है, वह उन्हें उन स्थितियों में सीखने दी गई समस्याओं को हल करने के लिए भिन्न भिन्न तरीकों के विषय में सोचें। यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर
बच्चों को अलग अलग प्रकार की समस्याएं दी जाएंगी विभिन्न प्रकार की, तो वो उनको सॉल्व करेंगे, तो उनकी एक जो मेंटली प्रोसेस होगी वो और ज़्यादा अच्छी होगी, वो और ज़्यादा विचार करके उस चीज़ को सोचेंगे और समझेंगे। आगे है इसके अंदर सेकंड पॉइंट, शिक्षक छात्रों के सम्मुख कुछ समस्याओं को प्रस्तुत कर सकता है। यानी जो शिक्षक है वो छात्रों के सम्मुख क्या प्रस्तुत कर सकता है, कुछ समस्याओं को प्रस्तुत कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, जिसके विषय में छात्र अपने अपने विचार रखें। यानी कोई एक ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसी समस्या है जो एक ग्रुप में टीचर द्वारा बताई जाए या क्लासरूम में, और बच्चे उसके अकॉर्डिंग अपना अपना अलग अलग जवाब दें। जैसा कि हमने उसकी थ्योरी देखी थी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी देखी थी हमने, उसके अंदर भी था जैसा कि जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक क्वेश्चन रखा था स्टूडेंट्स के सामने, अपने जो बच्चे थे उनके सामने, और उसके अलग अलग जवाब अलग अलग एज के अकॉर्डिंग निकल के आए थे। तो आगे है इसके अंदर, जिसके विषय में छात्र अपने अपने विचार रखें, व्याख्या करें, यानी उसको एक्सप्लेन करें, वार्तालाप करें, बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, तथा वाद विवाद के द्वारा सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचे, मतलब एक कंक्लूजन निकाले अपने हिसाब से। नेक्स्ट है इसके अंदर, समावेशी शिक्षण पद्धति के कक्षा कक्ष में सकारात्मक एवं अनुज्ञात्मक यानी अनुज्ञात्मक वातावरण उपलब्ध होता है, इसलिए बालकों को चिंतनशील शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से सीखने में आसानी होती है। तो ये क्या था, ये था हमारा विचारशील शिक्षण एवं समावेशी कक्षा कक्ष कैसे आपस में इंटरकनेक्ट है। आगे हम देखेंगे चिंतनशील शिक्षण अधिगम के लाभ, यानी जो बेनिफिट्स होते हैं किसके, रिफ्लेक्टिंग टीचिंग और लर्निंग के। तो बेनिफिट्स क्या क्या है इसके अंदर, फर्स्ट हम देखेंगे निरंतर स्वयं मूल्यांकन एवं विकास, यानी निरंतर तरीके से सेल्फ इवेल्युएशन जो होता है उसका विकास होता है, और अदर तरीके के भी डेवलपमेंट्स इसमें होते हैं। सेकंड है सृजनशील अधिगम एवं शिक्षण का विकास, यानी जो शिक्षण का और अधिगम का विकास होता है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर होता है, क्रिएटिविटी का भी होता है, लर्निंग का भी होता है, टीचिंग का भी इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। थर्ड है इसमें सहपाठियों, सहयोगियों तथा साझेदारी एवं वार्तालाप, यानी सहपाठियों से, सहयोगियों से उनकी साझेदारी एवं वार्तालाप। फोर्थ है स्व विकास, यानी सेल्फ डेवलपमेंट के अनेक अवसरों की उपलब्धता, मतलब इससे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपने सेल्फ को डेवलप करने के लिए। फिफ्थ है इसके अंदर सृजनात्मक क्रियाशील पारस्परिक अंतरक्रियाओं के प्रावधान उपलब्ध होना इसके अंदर। सिक्स्थ है, लास्ट है इसके अंदर हमारा, शिक्षकों के लिए शिक्षण कार्य संबंधी सूझबूझ परिपूर्ण नए कौशलों को अपनाने के अवसर। तो ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा सोशल लर्निंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग और बडी सिस्टम। तो इसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स देखे हमारे, और ये क्या थे, टीचिंग और लर्निंग यानी अधिगम और शिक्षण की स्ट्रेटजीज थी, तकनीकें थी। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी पॉइंट इसमें समझ में ना आया हो, या आप इसमें कोई और अदर पॉइंट जोड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। या आपको कोई अदर टॉपिक चाहिए हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।